नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से योगेंद्र टाइम्स पर। दोस्तों, हिस्ट्री की महत्वपूर्ण क्विज की श्रृंखला चल रही है और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके बीच में मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों को ध्यान से देखना है। उसके बाद कंसंट्रेशन के साथ उत्तर देना है। उत्तर में हम प्रश्नों के आंसर के साथ साथ आपको कुछ डिस्क्रिप्शंस भी देते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो उस प्रश्न से संबंधित हैं अन्य तरीके से भी एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं, जो आपके लिए आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगा। बने रहिए अंत तक। साथ ही साथ आप हमारी मदद एक ही रूप में कर सकते हैं, आप अपने सुझाव दें हमें और इस क्विज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिनसे वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि 1946 में जिस समय कैबिनेट की बैठक की बात की जा रही है, उस समय महत्वपूर्ण लीडर के रूप में जवाहरलाल नेहरू भारतीय राजनीति में स्थापित हो चुके हैं। थोड़ा सा अन्य विकल्पों पर भी नज़र दौड़ाते हैं। वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, सरदार की उपाधि ने दी गई है, इस बात को भी याद रखिएगा। सी राजगोपालाचारी को राजा जी प्यार से कहते हैं भारतीय राजनीति में, और इन्होंने राजा जी फार्मूला दिया था भारत और पाकिस्तान से संबंधित मुद्दे पर। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, बहुत जाना माना नाम है, न सिर्फ भारतीय राजनीति का परंतु पूरे सकल विश्व का। और साथ ही साथ पंचशील सिद्धांत के लिए जवाहरलाल नेहरू जी की काफ़ी प्रशंसा होती है वैश्विक स्तर पर। राजेंद्र प्रसाद उर्फ राजेंद्र बाबू को इन्हें बिहार का गांधी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, चंपारण आंदोलन से संबंधित रहे हैं, अन्य कई आंदोलनों में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और भारत के पहले राष्ट्रपति तो थे ही। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? सोम प्रकाश पूछ रहे हैं किसने शुरू किया था। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा, सोम प्रकाश समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। ऑप्शन सी उसका सही उत्तर होगा। थोड़ा सा आपको बताते चलते हैं, 1878 में तत्कालीन वायसराय लिट्टन द्वारा एक अधिनियम लाया जा रहा है, भारतीय प्रेस अधिनियम, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा जाता है, जिसके तहत ये कहा गया कि अंग्रेजी भाषा के अलावा जो भी समाचार पत्र हैं उन पर कड़ी सेंसरशिप लागू की जाए, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए अगर वो किसी भी रूप में अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारतीयों को भड़काते हैं। तो सोम प्रकाश इसका शिकार होने वाला पहला समाचार पत्र था जिसने अपनी भाषा को रातों रात बदल लिया और अंग्रेजी में कर दिया। याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण यह समाचार पत्र था और लिट्टन के 1878 में लाए गए इस अधिनियम को वायसराय रिप्पन द्वारा 1882 में रद्द कर दिया गया। इसीलिए रिप्पन को उदार व्यक्तित्व का वायसराय माना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। हालांकि भारतीय पत्रकारिता के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स एडम्स को माना जाता है और भारतीय पत्रकारिता में पहला उदार गवर्नर जनरल या यूँ कहे कि वायसराय जो आया वो विलियम बेंटिक को माना जाता है, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनसे मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सरदार पटेल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में जो थे वो थे सरदार पटेल जी। आपको बताते चले कि 23 जून 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। ये ब्रिटेन सरकार का एक मिशन था जो भारतीयों से पाकिस्तान और भारत के मुद्दे पर या यूँ कहे कि आज़ादी के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आया था। इसे कैबिनेट मिशन इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें जो 3 लोग शामिल थे, तीनों ब्रिटेन की कैबिनेट में सदस्य थे। इसमें 3 जो लोग शामिल थे उनमें थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इसको याद रखिएगा। और जब ये मिशन भारत आता है 23 जून को,
तो कांग्रेस की तरफ से 3 लोगों को भेजा जाता है बातचीत करने के लिए, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद और सरदार पटेल शामिल थे। और मुस्लिम लीग की तरफ से भी 3 लोगों को भेजा जाता है। कौन कौन थे? जिन्ना थे, लियाकत अली थे और इस्माइल खान थे। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको बाद में सरकार ने अपने तरफ से एक अलग सुझाव प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। ऑप्शन ए CN मुदलियार, ऑप्शन बी CR रेड्डी, ऑप्शन सी के रामकृष्ण पिल्लई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, स्वदेश वाहिनी के संपादक के रूप में के रामकृष्ण पिल्लई को जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1878 का वर्नाकुलर पेस एक्ट किसने रद्द किया? वही प्रश्न पूछ लिया। ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिट्टन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। मैंने अभी भी आपको बताया था, लिट्टन द्वारा 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था और इसे 1882 में रिपन द्वारा रद्द कर दिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए शक संवत, ऑप्शन बी विक्रम संवत, ऑप्शन सी कल संवत, इसे कल के संवत कहते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत है, जिसका पहला महीना चैत्र है, जबकि भारत के संविधान में विक्रम संवत का उल्लेख हुआ है। इस बात को याद रखिएगा। शक संवत 1957 में लागू किया गया और विक्रम संवत का उल्लेख भारतीय संविधान में है। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। जबकि वर्तमान में जिस कैलेंडर का हम प्रयोग करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी है विनोबा भावे, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो याद रखिएगा, भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय विनोबा भावे को दिया जाता है। ये भारत ही नहीं अपितु विश्व का सबसे बड़ा भूदान आंदोलन था, जिसमें विभिन्न राजाओं एवं जमींदारों द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि को दान किया गया था। हालांकि इस भूमि की उपयोगिता बाद में उतनी साबित नहीं हो सकी जितने की जिस उद्देश्य से इस आंदोलन को चलाया गया था, क्योंकि जो भूमि दान की गई उसमें ऊसर भूमि लोगों ने दान कर दी, क्योंकि ये पड़ी थी तो उसको क्या करते तो दान कर दिए। विवादित भूमि को दान कर दिया गया तो बाद में उसका निपटारा नहीं हो सका, जिससे उस भूमि का उतना उपयोग नहीं किया जा सका जितना होना चाहिए था। बहरहाल जानते रहिए, भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा शुरू किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श, याद रखिए, लाख बख्श अर्थात लाखों को बख्श देने वाला या लाखों की बख्शिश देने वाला। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है बाबर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, लाख बख्श के उपास्य कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, जो मामलूक वंश का संस्थापक है। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन अपने दानशीलता के कारण ही हातिम ताई, लाख बख्श, पील बख्श आदि नामों से जाना जाता है। इसने लाहौर को केंद्र बनाकर शासन करना शुरू किया था। इस बात को याद रखिएगा, ये सिंहासन पर भी नहीं बैठता था, चूँकि ये मोहम्मद गोरी का दास था। हालांकि बाद में इसने दासता से मुक्ति का अपना प्रमाण पत्र हासिल किया था। याद रखिएगा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की नींव इसी ने रखी थी और कुतुब मीनार भी इसी ने बनवाना शुरू किया था। इस बात को याद रखिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित है, इसकी महत्वपूर्ण कृतियों में शामिल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कैकुबात, ऑप्शन बी आराम शाह, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसको गुलाम वंश की जगह मामलूक वंश कहा जाता है। गुलाम वंश कहना उतना उचित नहीं है, परंतु याद रखिएगा, गुलाम वंश मामलूक वंश दोनों ही एक ही चीज़ें हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित की गई थी। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कहा जाता है? यहाँ पर पहला दिल्ली का तुगलक जो सत्ता स्थापित हुई उसका पहला सुल्तान कौन सा था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी मलिक तुगलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश जो स्थापित हुआ उसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक एक महान शासक हुआ तुगलक परंपरा का, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए है कल्हर, ऑप्शन बी है महिपाल, ऑप्शन सी है वसुमित्र, ऑप्शन डी है जयपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा कल्हर। आगे बढ़ते हैं। अलबरूनी किसके शासनकाल
में इतिहासकार था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है बलबन। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो पीसीएस, आरओ, बीपीएससी इन सब परीक्षाओं में लगातार हर साल इनमें से कुछ न कुछ आता ही रहता है। ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है महमूद गजनवी। तो अलबरूनी किसके शासनकाल में आया था? गजनवी के समय में आया था, इस बात को याद रखिएगा। इसने 11वीं शताब्दी के दर्पण के नाम से मशहूर किताब जो इसने लिखी है, 11वीं शताब्दी का दर्पण कहा जाता है इसकी किताब को। ये बहुत महत्वपूर्ण, अगर भारतीय इतिहास के क्रम में हम देखें तो एक महत्वपूर्ण किताब है, 11वीं शताब्दी के दर्पण के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इस किताब का नाम है दोस्तों किताबुल हिंद। ये महत्वपूर्ण है, 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण इसे कहा जाता है, अलबरूनी द्वारा लिखा गया है। अलबरूनी के बारे में थोड़ा सा बताते चलते हैं। यह ख्वारिज्म का निवासी था और गजनवी ने इसे 1017 में कैद कर लिया था। अलबरूनी 11वीं शताब्दी में अर्थात लगभग 1018 ईस्वी में भारत आया। यहाँ आकर उसने भारतीय साहित्य, विशेष रूप से पुराणों, ज्योतिष ग्रंथों आदि का अध्ययन किया और किताबुल हिंद की रचना कर दी। अलबरूनी ने हिंदुस्तानी रीति रिवाज, धर्म, सामाजिक व्यवस्था, ज्ञान विज्ञान आदि पर विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया। इस ग्रंथ में उसने तत्कालीन भारतीय कूप मंडूकता का भी उल्लेख किया है। उसने कहा कि भारतीय मानते हैं कि उनके पूर्वजों उनसे ज़्यादा कोई ज्ञानी ही नहीं है, जबकि इनके पूर्वज ऐसा नहीं मानते थे। साथ ही साथ वह यह भी लिखता है कि भारतीय समाज 4 वर्णों के अतिरिक्त 8 अंतज वर्ग में विभाजित था, जिनमें मुख्य रूप से धोबी, जुलाहा, डलिया, मोची, बहेलिया, मछुआरे, जादूगर आदि शामिल थे। याद रखिए, किताबुल हिंद का पहली बार अंग्रेजी में ट्रांसलेशन एडवर्ड सी सचाऊ द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार नियम, मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, इतिहास में जो बाजार व्यवस्था की शुरुआत की गई वो दोस्तों शुरू की गई अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, इसको याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी, जिसने कि सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी और एक भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है मध्यकालीन भारत में, अगर हम बात करें तो। याद रखिएगा, शुरू में अलाउद्दीन खिलजी ये सोचता था कि वो वैश्विक स्तर पे विजय प्राप्त करेगा एवं एक नए दीन को चलाएगा, एक नए धर्म को चलाएगा, परंतु बाद में वो इन बातों से हट जाता है। इसके मुख्यतः 4 बहुत सिपह सलाहकार थे जो जिनके कारण इसने विजयों को हासिल किया, जिसमें जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां और उलूग खां शामिल थे। और मलिक काफूर, जो कि एक ट्रांसजेंडर था, एक हिजड़ा था, वो भी महत्वपूर्ण था इसके, खास करके दक्षिण की विजयों को करने में। उसे 1000 दिनारी कहा जाता है क्योंकि गुजरात विजय 1297 में जो किया था वहीं पर इसने इसे खरीदा था, मलिक काफूर को, इसको याद रखिएगा। हालांकि अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था की बात करें तो उसकी जानकारी हमें बरनी के तारीखें फिरोज शाही नामक किताब से प्राप्त होती है। इसमें बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 3 तरह के बाजार व्यवस्था का गठन किया था। एक थी गल्ला बाजार, दूसरी थी सराय दल जो कि राज्य सहायता प्राप्त होती थी, तीसरी थी मवेशियों और दासों के लिए चलाई जाने वाली बाजार। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण ये प्रश्न है जिससे संबंधित बिंदुओं को हमने आपके साथ डिस्कस किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, इस बात को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है आपसे। इसने बाजार नियंत्रण शास्त्र, भूमि में भी बहुत ज़्यादा सुधार किया था, घरी और चरी नामक टैक्स भी लगवाया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? ऑप्शन ए पंजाब के खोखर, ऑप्शन बी गजवानी, ऑप्शन सी करमाथी, ऑप्शन डी सोलंकी। याद रखिएगा, गोरी का जो अंतिम शासक था वो जो आक्रमण हुआ था, इसने जो किया था वो पंजाब के खोखरों के विरुद्ध किया था। और इतिहासकार हेनरी इलियट के अनुसार मोहम्मद गोरी ने भारत पर कुल मिला के 17 आक्रमण किए थे, जिनमें से 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में 1025 ईस्वी में किया गया था। उस समय वहां पर चालुक्य या सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम का शासन था और सोमनाथ मंदिर को लूट कर वहाँ से सोने आदि को लेके जा रहा था, मुद्राओं को। तो रास्ते में खोखर जनजातियों द्वारा इस पर आक्रमण किया गया।
वहाँ से किसी तरीके से जान बचा के जाता है और उसको सामान को रख के आता है, लूटपाट के सामान को जो भी प्राप्त किया था। और उसके बाद 17वां आक्रमण जो कि अंतिम आक्रमण था खोखरों के विरुद्ध 1027 में 1027 ईस्वी में करता है। और इस तरीके से 17 आक्रमण इसने भारत पर किए इतिहासकार हेनरी एलियट इस बारे में बताते हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही साथ बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।